जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा एक्सप्रेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे कि धरती क्यों कांपती है। आज हम जानेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं। तो सोचो, अगर आप जमीन पर खड़े हो और अचानक से धरती क्या है हिलने लगे। पेड़, घर, सड़कें या फिर सारी इमारतें अचानक से क्या है हिलने डोलने लगे। आपने कभी सोचा इतनी विशाल धरती आखिर हिलती कैसे होगी, जबकि धरती हमारी क्या है बहुत ही विशाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धरती क्या है बहुत विशाल है। आखिर ये हिल कैसे जाती है भाई? इसको हिलाने वाला कोई तो है। क्या कोई दैवी शक्ति है या फिर इसके पीछे क्या है विज्ञान छिपा हुआ है? तो आज हम जानेंगे भूकंप कैसे आते हैं और धरती क्यों कांपती है। कुछ तो रीजन होगा कि भूकंप कैसे आ रहे हैं, और कोई तो रीजन होगा कि आखिर धरती हमारी कांप रही है। अगर धरती कांप रही है यानी कि इतनी विशाल जो पृथ्वी है वो कांप रही है, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो उस रीजन को आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के अंदर के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी वैसी नहीं है जैसा हमें बाहर से दिखती है। धरती क्या है अंदर से वैसी नहीं है जैसा हमें दिखती है। असल में इसके 3 स्तर होते हैं, प्रमुख 3 स्तर होते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप देख सकते हैं इस फिगर में बहुत लेयर्स में बटी हुई, यानी 3 लेयर्स में। मेनली इसके 3 लेयर्स है। पहला क्रस्ट, दूसरा क्या मेंटल, और तीसरा क्या बोलते हैं कोर बोलते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं तो पहले जो ऊपरी परत होती है, जो सबसे बाहर की परत होती है, जो कि महाद्वीपों से लगभग कितना होता है 35 किलोमीटर, और महासागरों से कितना होता है, अगर महासागर की बात करो तो लगभग 5 किलोमीटर अंदर तक की इसकी मोटाई होती है। वो क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि भूपटल बोलते हैं। यानी कि ये सबसे ऊपरी क्या है ठोस परत होती है जिस पर हम क्या करते हैं रहते हैं, यानी कि जिस पर इंसान रहते हैं, पेड़ पौधे या सारी इमारतें बनती है, उस परत को हम क्या बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट है जो है मेंटल, यानी कि मृदा मंडल। इसके नीचे गर्म और अर्धद्रव परत होती है। यानी कि ये जो परत होती है ना, यानी जो मेंटल यानी कि मृदा मंडल की जो परत होती है, इसके नीचे गर्म और अर्धद्रव परत होती है। यानी कि आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन और येलो वाली लाइन के बीच ये जो परत है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम मेंटल बोलते हैं, जो बिल्कुल बीच का होता है। अब तीसरा पॉइंट हो गया कोर। कोर क्या होता है केंद्रक, जिसको हम क्या केंद्रक बोलते हैं। सबसे अंदर गर्म लोहा और निकल से बना होता है। ये किससे बना होता है? गर्म लोहा, यहाँ आप देख सकते हैं आग के गोले जैसा है। तो ये क्या है गर्म लोहा और निकल से बना होता है। इस धरती का केंद्र है, बिल्कुल बीच का केंद्र। इन्हीं परतों की हलचल से कभी कभी क्या है धरती कांप उठती है। अब जब ये तीनों परतें कभी कभी हलचल करती है, इन तीनों में से कोई कभी हलचल करती है तो क्या करती है हमारी धरती क्या है बिल्कुल कांप उठती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्लेट विवर्तनिकी के बारे में, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि धरती की ऊपरी परत जो कि यानी क्रस्ट होती है, धरती की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। कई बड़ी बड़ी प्लेटों से यानी टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बटी हुई है, फिर कई बड़ी बड़ी प्लेटों में क्या है ये बटी हुई है, जैसे कि जिग्सा पजल। ये प्लेटें लगातार क्या है धीरे धीरे 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर हिलती रहती है। ये जो प्लेटें हैं ना वो लगातार धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे क्या करती है 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर क्या करती है हिलती रहती है। जब ये आपस में टकराती है या फिर खिसकती है या फिर अलग होती है तो उनकी ऊर्जा से ही क्या होते हैं भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। वही जो ऊर्जा है, यही जो मेन क्या है, ये जो मेन ऊर्जा है ना, यही क्या करती है भूकंप का रूप ले लेती है। तो हम बोलते हैं कि अरे यार अर्थक्वेक आ गया। तो यही मेन इसका सिद्धांत है। और आपको पता ही है कि ये जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं ये क्या है गर्म चट्टानें होती हैं। क्या होती हैं? ये जो टेक्टोनिक होती हैं प्लेटें होती हैं बिल्कुल गर्म चट्टानें होती है। प्लेटों के अंदर भी एक क्या है स्ट्रेस झेलने की एक क्षमता होती है। कितना स्ट्रेस ये क्या अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है। तो जब इनके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है या फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो क्या टकराती है या फिर खिसकती है या फिर अलग हो जाती है। तो आपने न्यूटन जड़त्व का पहला नियम पढ़ा ही होगा कि अगर कोई चीज़ विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई चीज़ क्या है गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसमें यही होता है, इनके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है तो ये क्या करती है अपने क्या है प्राइमरी सिचुएशन में वापस आने की कोशिश करती है। जब ये अपने प्राइमरी सिचुएशन में वापस आने की कोशिश करती हैं तो उनसे क्या है बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जब ये टकराती हैं फिर खिसकती हैं या फिर अलग हो जाती हैं तो क्या होता है इनसे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और वही ऊर्जा क्या है भूकंप का रूप ले लेती है। सिंपल भाषा में यही है, और यही क्या है भूकंप का रूप ले लेता है, या फिर यूं कहें तो यहीं से क्या है भूकंप का ओरिजिन हो जाता है। देखते हैं कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि आखिर भूकंप यानी अर्थक्वेक कैसे उत्पन्न होता है भाई, इसका ओरिजिन क्या है। तो इसके मैकेनिज्म और अर्थक्वेक को हम समझ लिया है। जब क्या है प्लेटें आपस में फंस जाती है तो उनमें क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि हर रॉक की क्या होती है, हर चट्टानों की क्या होती है, एक क्या है
स्ट्रेस ऑब्जर्व करने की एक लिमिट होती है। जब वो अपने लिमिट से बाहर आ जाती है, उस लिमिट से बाहर चली जाती है, तो वो क्या करती है, अपने क्या है प्राइमरी सिचुएशन में या फिर प्राइमरी कंडीशन में जैसे वो पहले थी वैसे आने की कोशिश करती है। तो इसलिए क्या हो जाता है, जब प्लेटें आपस में फंस जाती हैं तो उनमें क्या है तनाव या फिर स्ट्रेस जमा हो जाता है। और जब ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या करेगी भाई, अपने क्या है फिर प्राइमरी अवस्था में आने की कोशिश करेगी। तो जब क्या है इनके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है तो ये अचानक क्या है फिसल जाती है। अब जब ये अचानक फिसल जाती है तो इसके अंदर अचानक क्या है भूकंपीय तरंगे, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। ये क्या है, इसके अंदर से बहुत सारी क्या है भूकंपीय तरंगे निकलने लगती है। स्ट्रेस में होती है, यानी जब इनके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव होता है तो जब ये फिसल जाएगी, अचानक फिसलेंगी तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। जब ये टकरा कर निकलेगी तो इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी किस रूप में निकलेगी, भूकंपीय तरंग यानी कि सीस्मिक वेव्स के रूप में। सीस्मिक वेव्स के रूप में क्या है निकलती हैं। और वही तरंगे मेरे भाई, वही तरंगे क्या करती है, धरती को बिल्कुल हिला देती हैं, और यही होता है असली भूकंप। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज के बारे में। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये क्या है, पूरी अर्थ है हमारी, ये पूरी अर्थ है। और यहाँ से इसके कोर से अगर इसको हम लें तो ये लगभग क्या है 6300 किलोमीटर होता है, इसकी त्रिज्या बोलते हैं। तो इसका जो रेडियस होता है लगभग 6300 किलोमीटर होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और इसके अलावा जो ये पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर कोर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर कोर। और ये जो अंदर का पोर्शन है ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसको हम इनर कोर बोलते हैं। तो ये पृथ्वी के मेनली पार्ट्स है, इनके लेयर्स के हिसाब से ये क्या ठोस लेयर होती है, थोड़ी लिक्विड होती है, और ये क्या है बिल्कुल गर्म लोहे से बनी होती है। कहीं भी जब मान लो कि अर्थ केक निकलता है तो अर्थ केक यहाँ से निकलेगा कहीं से, या फिर इधर से निकलेगा, या फिर यहाँ से। जब प्लेटें कहीं भी टकराएंगी तो इस पोर्शन पे कहीं टकराएंगी, इस पोर्शन पे या फिर इस पोर्शन पे। तो हम मान लेते हैं कि ये प्लेटें कहीं यहाँ पे टकरा गई, मान लीजिए यहाँ पे टकरा गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेटें टकराई हैं, यहाँ पे फोकस बिंदु, और इसके जस्ट ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह के बिल्कुल ऊपर, इसको क्या हम बोलते हैं, अभिकेंद्र बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। एपिसेंटर क्या होता है, जहाँ पे भूकंप को सबसे पहले क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। जहाँ पे क्या है, भूकंप को सबसे पहले मेजर किया जाता है। अब इसमें क्या है, 3 टाइप की वेव्स निकलती है। कितने टाइप की वेव्स निकलती हैं, तो 3 टाइप्स की वेव्स निकलती है। सबसे पहले जो वेव्स होती हैं वो होती है पी वेव्स, और दूसरी होती है एस वेव, और तीसरी होती है एल वेव्स। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि पी वेव्स और एस वेव्स और एल वेव्स के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, आखिर ये वेव्स क्यों निकलती हैं। तो जैसा कि जब भूकंप उत्पन्न होता है तो जो एनर्जी होती है ना, वो 3 वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, अलग अलग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ तो रीजन होगा कि ये हो सकता है कि एक ही वेव्स क्यों नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही बार क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है। एक भूकंप आने में 3 टाइप की वेव्स आखिर क्यों आ रही है, आखिर जो ये तरंगे हैं, जो भूकंपीय तरंगे, ये 3 टाइप्स की क्यों बढ़ गई। चलिए समझते हैं इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जो क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट के अंदर क्या है, जो प्रेजेंट रॉक्स है, इसके अंदर क्या है, मोटी चट्टानें होती है, गर्म चट्टानें होती है। तो इसके अंदर का जो कि फिजिकल और केमिकल जो कंपोजिशन होता है, ये यूं कहें तो इसके अंदर का जो कंपोजिशन है, इस पृथ्वी के अंदर का जो कंपोजिशन है, वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग होता है। अब मान लो यहाँ पे ठोस है, इधर लिक्विड है, यहाँ पे सेमी लिक्विड है, तो इस टाइप से होता है। ठोस और लिक्विड सेमी लिक्विड से होकर गुजरती हैं, तो क्या है, अलग अलग रूप में निकलती हैं। यही सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि ये तरंगे अलग अलग फॉर्म में, यानी पी वेव, एस वेव और एल वेव के फॉर्म में निकलती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पी वेव्स। आखिर पी वेव्स के क्या नुकसान है, पी वेव्स क्या होती हैं। तो पी वेव्स को हम सबसे पहले यानी कि प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। ये जो पी वेव्स है ना, ये जो येलो कलर में आप देख रहे होंगे, ये क्या है, प्राइमरी वेव्स है। ये कौन सी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। इस तरंग को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है ना भाई, इनकी जो स्पीड होती है सबसे फास्ट होती है, यानी कि ये धरती के क्रस्ट पर सबसे पहले पहुंचती हैं। यानी कि अगर धरती के क्रस्ट पर धरती के ऊपरी सतह पर अगर किसी तरंग को हम फील करते हैं, भूकंप के सबसे पहली तरंग को फील करते हैं, तो वो कौन सी तरंगें होती हैं, पी तरंगें होती हैं। लेकिन जो इनकी इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, यानी मिनिमम होती है। ये क्या है, सॉलिड और लिक्विड दोनों से होकर गुजरती है। और इनका जो धरती पे इम्पैक्ट होता है
वो बहुत ही मिनिमल होता है, यानी ना के बराबर होता है। बात करते हैं एस वेव की। एस वेव क्या होती है? ये सेकेंडरी वेव्स होती है। ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? सेकेंडरी वेव्स हो गई। तो ये सेकेंडरी वेव्स होती है, इनको हम क्या अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। कौन सी तरंग बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जो इनकी स्पीड होती है ना, इनकी स्पीड क्या इससे थोड़ी कम होती है, यानी पी वेव से थोड़ी कम होती है। पी वेव से थोड़ी कम होती है तो क्या है, ये क्या है, टाइम लग जाएगा इसको थोड़ा वहां पहुंचने में। सबसे पहले पी वेव पहुंच रही है, उसके बाद क्या है, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव पहुंचेगी। लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, बस थोड़ी सी ज्यादा होती है। और ये क्या करती हैं, सिर्फ ठोस में ट्रेवल करती हैं। देख सकते हैं आप, ये क्या है, सिर्फ ठोस में ट्रेवल करती है। करते हैं अपने अगले तरंग की। अगला तरंग कौन सा होता है? जो एल वेव होती है। एल वेव क्या होती है? इसको हम बोलते हैं सरफेस वेव। देख सकते हैं आप, ये क्या है, केवल सरफेस पे, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल क्रस्ट के अंदर इस सरफेस पे क्या कर रही है, ये ट्रेवल कर रही है। इसको हम क्या धरातलीय तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंग। अब इनकी स्पीड तो बहुत ही कम होती है, यानी सबसे लेट में पहुंचने वाली जो तरंग होती है वो होती है अपनी एल वेव, यानी कि धरातलीय तरंग, जिसको हम सरफेस वेव बोलते हैं। लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये पृथ्वी को नुकसान, या पृथ्वी के क्रस्ट को सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो कौन सी तरंग है? वो तरंग है एल वेव, यानी कि धरातलीय तरंग, या इसको हम बोल सकते हैं सरफेस वेव। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये करके जाती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं वो कौन सी तरंग होती है? वो एल वेव होती है, यानी कि सरफेस वेव या धरातलीय तरंगें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों के बीच में जो अंतर है आप समझ गए होंगे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि भूकंप के अंदर केंद्र और उपकेंद्र, यानी फोकस और एपिसेंटर होते हैं। तो अभी मैं आपको फिगर में बताया था कि भूकंप जहाँ से शुरू होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस, यानी केंद्र बिंदु बोलते हैं। तो मान लीजिए भूकंप इस बिंदु से, इसके कई बिंदु हो सकते हैं, इसके कई बिंदु हो सकते हैं, जिसको हम शैलो, मिड या फिर डीप फोकस बोलते हैं। तो फोकस क्या है? क्रस्ट के अंदर और इनर पोर्शन तक, यानी कोर तक कहीं भी हो सकता है। इस लाइन में कहीं भी हो सकता है। एपिसेंटर, जिसको अभिकेंद्र बोलते हैं, क्रस्ट के सबसे ऊपर या पहला, जहाँ पे सबसे पहले क्या है, भूकंप को फील किया, यानी अर्थक्वेक को फील किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि अभिकेंद्र बोलते हैं। धरती की सतह पर क्या है, ये धरती की सतह पर ठीक उसके ऊपर बिंदु क्या कहलाता है? एपिसेंटर, यानी उपकेंद्र कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया यहीं पर सबसे ज्यादा झटके महसूस होते हैं, यानी कि जो सबसे पहला झटका होता है ना, सबसे पहला और सबसे ज्यादा झटका वो क्या है? उपकेंद्र पर महसूस किया जाता है। भूकंप की जो ऊर्जा है वो कंसंट्रेटिंग वेव की तरह चारों तरफ क्या करती है? फैल जाती है। अब फोकस क्या है? अंदर का बिंदु, यानी मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके अंदर का बिंदु कहीं भी फोकस हो सकता है। वही अगर हम बात करें इसके एपिसेंटर, यानी सतह का बिंदु, तो सतह का ये जो ऊपरी पोर्शन है ना, या क्रस्ट के सबसे ऊपरी पोर्शन, उसको क्या हम बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि भूकंप को मापा कैसे जाता है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफी बोलते हैं। तो भूकंप को कैसे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता और ताकत को मापने के प्रमुख दो पैमाने होते हैं। क्या होते हैं? प्रमुख दो पैमाने होते हैं, यानी रिक्टर पैमाना, यानी कि रिक्टर स्केल, और दूसरा होता है मॉडिफाइड मर्करी स्केल। तो पहला क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है, यानी रिक्टर पैमाना होता है, जो क्या है? ऊर्जा की मात्रा को मापता है। अब ये क्या होता है? 0 से 9 स्केल, यानी कि ये क्या है? ये क्या है? देख सकते हैं आप, ओपन स्केल है। ये क्या है? एक ओपन स्केल है। 0 1 2 3 4 5 6 9, इस टाइप से क्या है? एक ओपन स्केल। ये मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट करता है। किसका? मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट करता है। अर्थक्वेक के दौरान होने वाली क्या है? एनर्जी का आकलन करता है। ये क्या करता है? अर्थक्वेक के दौरान होने वाली एनर्जी का आकलन करता है, यानी कि मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन स्केल भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है? 0 से 9 तक स्केल होते हैं। कितना होते हैं? आप इसमें लिखा है 0 से 9 तक के स्केल होते हैं। और पर पॉइंट पे क्या होता है? पर पॉइंट पे 10 टाइम्स एनर्जी इंक्रीज होती है भाई। अगर 0 से 1 गया तो 10 टाइम्स एनर्जी इंक्रीज होगी, और 1 to 2 गया तो 10 टाइम्स मोर, तो वैसे इंक्रीज होता है। अब बात करें हम दूसरे, यानी कि मर्करी स्केल की। मर्करी स्केल क्या होता है? मर्करी स्केल का प्रभाव या नुकसान को दर्शाता है। ये भी क्या होता है? ये भी क्या है? इसके इंटेंसिटी को मापता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्लोज टाइप का होता है, यानी कि क्लोज, इसको क्या हम बोल सकते हैं? क्लोज स्केल बोल सकते हैं। ये क्या है? प्रभाव या नुकसान को दर्शाता है, यानी कि ये क्या करता है? इंटेंसिटी का मेजरमेंट करता है। अर्थक्वेक के प्रभाव का। ये भी क्या करता है? अर्थक्वेक के प्रभाव का आकलन करता है। अब इसमें जो स्केल होते हैं ना, वो 1 से 12 तक होते हैं। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लाइक वाइज यहाँ 12 हो जाएगा। और इनके बीच का जो डिग्री होती है, 1 से 2 के बीच का जो डिग्री हो, कितने? 30 डिग्री, यानी 30 अंश का कोण होता है। 30 अंश का कोण, यानी कि
13 to 12 करेंगे तो 12 के 36, 360, यानी कि ये जो कोण हो जाएगा वो 360 का हो जाएगा। सिस्मोग्राफ, मैं आपको अभी बताया था कि सिस्मोग्राफी होती है। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ नामक यंत्र क्या है? इन तरंगों को रिकॉर्ड करता है। अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो 3 से 4 जो रिक्टर होता है, 3 से 4 जो रिक्टर होता है वो क्या है? हल्का महसूस करते हैं कि ये हल्का ज़्यादा नहीं है। और 6 से 7 होता है तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है बट विनाशकारी नहीं है। अगर 8 प्लस आ गया भाई, 8 प्लस क्या है? सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा अगर विनाशकारी है तो 8 प्लस। अगर रिक्टर स्केल पे अगर 8 प्लस आ गया, यानी ये मान लीजिए ये 8 है, अगर 8 प्लस आ गया तो सबसे ज़्यादा क्या है? विनाशकारी होता है। यही क्या करते हैं? मंजिल, इमारतें या फिर घर, पेड़ पौधे, धरती को उथल पथल करके रख देते हैं। आप देखते हैं कि भूकंप कहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, यानी कि ये मान लीजिए धरती है, ये धरती है तो यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? कुछ ऐसा जोन होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक जोन्स। तो भूकंप सबसे ज़्यादा वहीं आते हैं जहाँ क्या है? प्लेटें मिलती हैं। अब आपको पता ही है कि जहाँ प्लेटें मिलेंगी या फिर जहाँ प्लेटें टकराएंगी, फिसलेंगी, वहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा भूकंप आएंगे। तो जो ये पैसिफिक बेल्ट होता है, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं? परिप्रशांत महासागरीय एरिया, यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? सीरम पैसिफिक बेल्ट। इसको क्या हम बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर, यानी आग का गोला बोलते हैं। जैसा कौन सा है? जापान का एरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिर चिली हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं अपना हिमालय बेल्ट के बारे में। तो हिमालय बेल्ट में क्या क्या आ जाता है? जैसे भारत हो गया, नेपाल, पाकिस्तान हो गया। अब भारत के प्रमुख भूकंप क्षेत्र को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भारत के क्या है प्रमुख भूकंप क्षेत्र कौन। भारत के क्या भूकंप क्षेत्र को क्या किया गया? कई जोनों में बांटा गया है, जैसे जोन 5, जोन 4, जोन 3 एंड जोन 2। अब जोन जो 5 होते हैं वो क्या है? अत्यंत खतरनाक, यानी जैसे हिमालय का एरिया हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया। भूकंप आते हैं ना, जो रिक्टर स्केल पे हम देख रहे थे, तो ये क्या लगभग 5 से 8 होते हैं। कितना होते हैं? लगभग 5 से 8 वाले होते हैं, खतरनाक होते हैं। जोन 4 की, तो जोन 4 क्या है? जो दिल्ली, बिहार और गुजरात में आते रहते हैं। ये क्या है? 4 से 7 तक के भूकंप को यहाँ फील किया जाता है। मेनली क्या है? मैक्सिमम 4 से 7 तक के रिक्टर स्केल पे यहाँ फील करते हैं। वही अगर हम बात करें जोन 3, यानी कि महाराष्ट्र और एमपी वाला एरिया, तो यहाँ पे हम क्या है? 3 से 6 कितना हम फील करते हैं? यहाँ पे हम 3 से 6 वाले रिक्टर स्केल यानी भूकंप को फील करते हैं। वही अगर हम बात करें जोन 2 की, यानी कि साउथ इंडिया, जो हमारा साउथ इंडिया है ना, वो कंपेरेटिवली सेफ होता है। यहाँ पे 2 से 5 तक के भूकंप आते हैं। कितने आते हैं? मैक्सिमम 2 से 5 तक के भूकंप। पेनिसुलर आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत क्या समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ है। चलिए हम आगे देखते हैं कि भूकंप से होने वाले प्रभाव के बारे में क्या क्या, यानी कि जब भूकंप आता है तो उससे क्या चीजें प्रभाव होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर या फिर धरती जमीन के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर? भूकंप केवल क्या करता है? जमीन को नहीं हिलाता, वो जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सबको क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी इसका जो इम्पैक्ट है वो जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सबको प्रभावित करता है। इमारतों का गिरना, सड़कों का टूटना, सुनामी का आना, यानी अगर समुद्र में भूकंप आया तो उससे सुनामी आते हैं, और सुनामी आने से ही बहुत नुकसान होता है। आग लगना, जैसे आपने देखा होगा जंगल के जंगल जल जाते हैं। गैस पाइप का फटना, यानी गैस पाइपलाइन का फटना, ये भी बहुत ही नुकसानदायक है। और जन हानि तो होती है, उसके अलावा उसके मानसिक आघात भी होते हैं। आपको पता है कि भूकंप आने से क्या है? बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, तो वेव्स क्या है? मानसिक आघात होता है। लेकिन याद रखिए भूकंप इंसान को नहीं मारता। हालांकि ये यहाँ पे बोल दिया है कि भूकंप इंसान को नहीं मारता, भूकंप क्या है? कमजोर इमारतों को मारता। तो ऐसा नहीं है। भूकंप क्या, अगर उस इमारत है, मान लीजिए कमजोर इमारत है, अगर इस कमजोर इमारत में कोई आदमी होगा तो उसको मरना ही है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा वैसा है कि भूकंप इंसान को नहीं मारता, ये चीज़ें वैसा बोल दिया गया। हालांकि अगर आप खुले मैदान में हैं तो आपको भूकंप नहीं मार सकता, ये तो सही बात है। भूकंप से सुरक्षा और तैयारी, यानी कि सेफ्टी और मेजर्स क्या ले सकते हैं। तो हम भूकंप से सुरक्षा और तैयारी, किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं और कैसे सुरक्षा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि भूकंप आने पर क्या क्या करना है। भूकंप आने पर सबसे पहला काम है शांत रहिए, दौड़ना नहीं है। किसी मजबूत मेज के नीचे क्या है, अगर मान लीजिए आप घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो मजबूत मेज के नीचे क्या करिए? आप छुप जाइए। दरवाजे और खिड़कियों से क्या रहिए? आप दरवाजे और खिड़कियों से दूर रहिए। लिफ्ट का इस्तेमाल मत करिए और खुले मैदान में चले जाइए। अगर पॉसिबल है, अगर आप जा सकते हैं तो क्या है? खुले मैदान में, जो आपके आसपास के जो खुले मैदान है वहाँ पे आप जा सकते हैं। सबसे सेफ माना जाता है। और वहीं हम इसको लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए देखें तो अर्थ के एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। यानी हमें क्या है? वैसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जो अर्थ को रोक सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए अर्ली वार्निंग, जिससे हमें पता चले, यानी कोई सेंसर टाइप
यहाँ अब भूकंप आने वाला है या फिर भूकंप कितने दिनों में आएगा उस टाइम का। जैसे हम प्री मानसून, जैसे मेट्रोलॉजी से क्या है प्री मानसून का पता कर लेते हैं कि अब मानसून आने वाला है, कौन सा मानसून कब आएगा, बारिश कब होने वाली है। तो वैसे ही अगर कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम हो तो हम उससे पता कर सकते हैं कि भूकंप कब आने वाला है। तो उससे हम क्या है अपनी सेफ्टी ले सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस यानी लोगों के बीच क्या है जागरूकता फैलाना है। और क्या है ड्रिल प्रैक्टिस, सरकार को ये चाहिए कि ड्रिल प्रैक्टिस किया जाए जो भूकंप जोन वाले एरिया है। भूकंप जोन वाले एरिया में क्या है ड्रिल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर भूकंप आ गया तो हमें क्या क्या करना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। स्टडी से यही पता चला कि जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंप तैयार देश है, यानी कि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, यानी कि आए दिन भूकंप आते रहते हैं जापान में। तो चलिए इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। धरती जिंदा है, ये टैगलाइन दिया गया है कि धरती जिंदा है। हालांकि धरती जिंदा तो है ही, तभी हम लोग जीवित हैं। भूकंप हमें यह याद दिलाता है कि धरती एक जीवंत ग्रह है जो लगातार बदल रही है। आपको तो पता ही है कि धरती क्या है, लगातार बदल रही है। तो आपको पता ही है कि धरती क्या है, एक जीवंत ग्रह है। कभी कभी बोलते हैं कि हिमालय क्या है, जीवित है, हिमालय बढ़ता है। तो सही बात है, हिमालय क्या है, बढ़ता है। कभी कभी वो सांस लेती है, वही झटके क्या है हम महसूस करते हैं। तो पृथ्वी क्या है, कभी कभी सांस लेती है तो वही झटके हम महसूस करते हैं। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि धरती जिंदा है। अगर हम विज्ञान को समझ लें, अगर मान लीजिए कि हम विज्ञान को समझ लें, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, अगर उसको हम समझ लें तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो भूकंप क्या है, विनाश नहीं बल्कि क्या है एक चेतावनी बन सकता है। तो वही अगर लोगों के अंदर जागरूकता हो, प्रैक्टिस करें, लोगों के अंदर जागरूकता हो, ड्रिल प्रैक्टिस करें, अगर हम विज्ञान को समझ लें कि कहाँ का भूकंप आते हैं और कैसे आते हैं और उसकी तैयारी कर लें, तो भूकंप क्या है एक विनाशकारी नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए क्या है एक चेतावनी, ओनली क्या है एक चेतावनी की तरह बन सकता है। क्योंकि हम प्रकृति को नहीं रोक सकते, लेकिन क्या है उससे हम सीख तो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।